जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप यादव आपके यूसीसी वाई संदीप में स्वागत करता हूं। आपको एक महत्वपूर्ण चैप्टर द्विघात समीकरण जो आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा से दृष्टिगत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपसे 8 से 12 नंबरों के बीच का आपका पेपर में आता है। तो उसी को 1 शॉट लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और द्विघात समीकरण को पढ़ने का सिलसिला जारी रखते हैं। ठीक है, तो हम पहले चैप्टर द्विघात समीकरण के बारे में देखते हैं। द्विघात समीकरण, सबसे पहले हम बात करते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। पहली बात आती है कि बहुपद होते क्या हैं। हमने कहा बहुपद वे होते हैं कि ऐसी चर राशियां जिनके शून्यतर पूर्णांक होते हैं, जो आपके जो बहुपद होते हैं कि उसमें जैसे हमने कहा फलन एफ एक्स बराबर, हमने बात किया कोई होता है, आपने कहा जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास एक बहुपद है। और बहुपद जब फलन के वैल्यू के रूप में आते हैं तो उसे हम लोग फलन जैसे ही आता है तो वह समीकरण के रूप में बदल जाता है। तो सबसे पहले हमारे टॉपिक है द्विघात समीकरण, अर्थात ऐसे बहुपद, ऐसे राशियां जिसमें चर राशियों की अधिकतम घात 2 होती है, ऐसे राशियां जिसमें चर संख्याओं की अधिकतम घात 2 होती है, उसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे हमने कहा कि फलन, ये फलन कई तरह से होते हैं। फलन पी एक्स के रूप में हमने लिया, फलन पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। तो हम फलन की वैल्यू को 0 ले सकते हैं, तो हमारे पास हो जाता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जैसे ही बात आती है जहां पर हमारे पास, जहां पर ए बराबर आपके पास है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब गुणांक क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आपको गुणांक के बारे में चर्चा करते हैं कि गुणांक क्या होते हैं, उनके थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करें। गुणांक की बात करते हैं, किसी भी चर राशि के साथ, किसी भी चर राशि के साथ जो अंक लिखे जाते हैं उन्हीं को हम लोग गुणांक कहते हैं। किसी चर राशि के साथ जो अंक लिखे जाते हैं उन्हें हम लोग गुणांक कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने देखा, एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमने कहा 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 आपने लिया, या माइनस 6 है। तो जैसे हमने कहा एक्स स्क्वायर के साथ जो है, एक्स स्क्वायर के साथ जो अंक लिखे गए हैं 5, वह एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। 3 के साथ जो चर राशि है, चर राशि x है, तो जैसे हमने कहा कि जो चर राशि है 3 के साथ, तो x का जो गुणांक होगा, x का जो गुणांक होगा वह आपके पास 3 हो जाएगा। और अचर राशि की बात करते हैं, अचर राशि, वह अचर राशि हमारे पास जो हो जाएगी वह 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगा। तो हमने बात किया कि उसी गुणांक को, तो हमारी एक बात होती है कि हम बात करते हैं द्विघात समीकरण को। एक बार पुनः समझें कि बहुपद का ऐसा भाग जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है और इनके जो मूल होते हैं, जो इनके शून्य पाए जाते हैं, वो भी 2 तरह से होते हैं। एक पहले मूल की बात करते हैं। मूल क्या होते हैं, मूल
चर राशि के ऐसे स्वतंत्र मान, चर राशि के ऐसे स्वतंत्र मान जिसके माध्यम से किसी भी द्विघात समीकरण को संतुलित किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। मूल का एक अन्य नाम और होता है, मूल का एक अन्य नाम होता है जिसे हम लोग शून्यक कहते हैं, शून्यक कहते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं, इनके दो मूल होते हैं, एक होता है अल्फा जिसे आप कहते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है आपके पास बीटा होता है। एक अल्फा होता है, एक बीटा। अल्फा और बीटा ऐसे स्वतंत्र मान होते हैं जिनके माध्यम से किसी भी द्विघात समीकरण को संतुलित किया जाता है, किसी भी द्विघात समीकरण को संतुलित किया जाता है। वहीं पर अगर हम और इनके व्यापक स्वरूप की बात करते हैं, द्विघात समीकरण के व्यापक स्वरूप की बात, चलिए द्विघात समीकरण के हम व्यापक रूप की बात करते हैं। चलिए हम द्विघात समीकरण की बात करते हैं, इनके व्यापक रूप की बात करते हैं। व्यापक रूप, व्यापक रूप जिसे आप स्टैंडर्ड मेथड के नाम से जानते हैं। इनका व्यापक जो रूप होता है वह होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पर ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी बराबर एक्स का गुणांक, सी बराबर आपके पास अचर पद है, ए इक्वल नॉट 0, ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बी और सी के मान 0 हो सकते हैं लेकिन ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और आगे चलते हैं तो ए कामा बी कामा सी ये सभी के सभी वास्तविक संख्या होने चाहिए। ए कामा बी कामा सी, ए कामा बी कामा सी सभी के सभी वास्तविक संख्या होने चाहिए, अर्थात रियल नंबर होने चाहिए, वास्तविक संख्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, वास्तविक संख्या आपके होने चाहिए। अब बात करते हैं, जैसे इनके हल करने की विधियों की बात करते हैं तो आप जानते हैं इनके मूल ज्ञात करने के लिए 3 विधियां होती हैं। सबसे पहले नंबर पे होता है गुणनखंड विधि, सेकंड नंबर पे होता है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरे नंबर पे होता है सिद्धाचार विधि के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हमने कहा हमारे पास इनको हल करने के, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि की बात करते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, अगर इनकी विधि की बात की जाए तो इनकी 3 विधि होती हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आएगा, 3 मेथड होते हैं। पहले नंबर पे हमारा आता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है पूर्ण वर्ग विधि। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो आता है वो होता है श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब हम बात करते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि करने के नियम सबसे पहले थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि इनके नियम क्या होने वाले हैं। कुछ नियमों को हम लोग कुछ पॉइंटों में देखेंगे कि हमारे पास इनको हल करने के नियम क्या होने वाले हैं। तो हमने कहा नियम की बात करते हैं, इनको हल करने के नियम क्या होने वाले हैं। ठीक है, नियम की बात करते हैं। इसमें आपके नियम कौन कौन से होते हैं। पहले नंबर पे सबसे पहले बात आती है जो हमारे पास द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर ए एक्स का स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। अब हमें ध्यान देना है क्या कि हम पहले पॉइंट को बात करते हैं, किसी भी समीकरण में यदि a का मान दिया गया हो तो a का मल्टीप्लाई सबसे पहले c वाले पद में गुणा करते हैं। सर्वप्रथम अगर किसी भी समीकरण, द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से हम हल कर रहे हैं, अगर a का मान दिया गया होगा तो a के मान का गुणा हम c वाले पोर्शन में करेंगे। सेकंड नंबर पे पॉइंट आती है, जैसे इस सी वाले पोर्शन का गुणनखंड करते हैं तो हमें ध्यान क्या देना है कि सी का मान प्लस है कि माइनस। अगर सी का मान प्लस होगा तो सी का अभाज्य गुणनखंड करके, अगर सी का मान प्लस होगा, यदि सी का मान धनात्मक है तो बी वाले पद को सदैव जोड़कर लाया जाता है। सी का मान धनात्मक, यदि सी का मान धनात्मक है तो, बी का मान सदैव जोड़कर लाते हैं। तीसरी पॉइंट, यदि सी का मान ऋणात्मक है तो बी को सदैव घटाकर लाते हैं। चौथी पॉइंट, सी का अभाज्य गुणनखंड करके दो का जोड़ा बनाकर उसमें से उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अब हमने कहा देखिए यहाँ पर a का मान दिया गया है 2 और यहाँ पर b का मान है 5, यहाँ पर c का मान है 3, इक्वल टू यह 0 के रूप में है। यदि a का मान दिया है तो हमने सर्वप्रथम बताया उसका गुणा c वाले पद में करते हैं, तो जब 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6 होगा और उस 6 को कभी भी लिखा नहीं जाता है। अब बताइए कि जो हमारे पास 3 है यह प्लस में है कि माइनस में। अगर वैल्यू प्लस में होगी तो उसे हमेशा जोड़ कर लाएंगे, अगर माइनस होगी तो उसे हम घटा कर लाएंगे। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन में आ रहा है 2 तिहाई 6,
6 का ऐसा अभाज्य गुणनखंड करे कि गुणा करने के बाद 6 आए और जोड़ने के बाद 5 आए। तो हमने कहा 3 और 2 का पेयर होगा, तो 3 गुणे 2 बनाएंगे तो 3 दूना 6 होगा और 3 प्लस 2 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा 5। हमारे पास ये पेयर मिलने वाले हैं। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि की बात करते हैं तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस, हमने कहा इस 5 को लिख सकते हैं 2 + 3 ब्रैकेट के बाहर x को रखा जाएगा प्लस 3 इक्वल टू हमारे पास 0 होगा। अब हमने कहा 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों पदों में दो दो का पेयर बनाते हैं, एक पेयर बना और यहां से जोड़ा गया तो एक पेयर बना। इन दोनों पेयर में हमें कॉमन दिख रहा है 2x, तो 2x को कॉमन किया गया तो बचा x + 1 बचा और प्लस 3 कॉमन मिला तो यहाँ पर बचा x + 1 इक्वल टू क्या बचा 0। अब इन दोनों को उभयनिष्ठों को देखते हैं, अगर दोनों पद हमारे बराबर हैं, सेम हैं, तो हमारा गुणनखंड, हमारा फैक्टराइजेशन सही होगा। अगर दोनों अलग अलग हैं तो हमारा गुणनखंड सही नहीं होने वाला। तो हमने कहा, तो हम लिख सकते हैं 2x + 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + 1 हमारे पास इक्वल टू कितना होगा 0। जब इनके मूल की बात करते हैं, या हम शून्य की बात करते हैं तो हमारे पास यह रूप में आते हैं 2x + 3 इक्वल टू 0। एक बार लिया जाएगा, ये प्लस वैल्यू है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 2x बराबर -3 होगा तो x बराबर -3/2। ये पहला शून्य का आता है। वहीं पर दूसरे शून्य को जब लिया जाएगा तो x + 1 इक्वल टू 0 होगा तो x बराबर माइनस आएगा। ध्यान देने वाली बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस भी बहुपद की जितनी बड़ी घात होती है उसके उतने मान होते हैं। तो हम द्विघात बहुपद देख रहे हैं, तो द्विघात बहुपद में सबसे बड़ी घात 2 है तो इसके 2 शून्य कहते हैं। पहले शून्य को हम लोग अल्फा कहते हैं, दूसरे शून्य को हम लोग बीटा कहते हैं। अब मूल की बात आती है, हमने एक शब्द यहाँ पर लिखा है मूल या शून्य को लिखा है, तो हमने अभी भी आपको शुरुआत में ही बताया था कि मूल ऐसी राशियां होती हैं, स्वतंत्र मान होते हैं जिनके माध्यम से समीकरण को संतुलित किया जाता है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड को सिद्ध किया जाता है, जिनको रखने पर वैल्यू आपस में दोनों पक्षों की क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, दोनों पक्ष के मान हमारे बराबर हो जाते हैं। वहीं पर और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमारे पास और कुछ एग्जांपल्स होते हैं। अब बात आती है, जैसे हमने कहा सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, कोई और बड़ा एग्जांपल ले लिया गया। जैसे हमने कहा 9x का स्क्वायर प्लस 9x का स्क्वायर प्लस 7x, 9x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9x का स्क्वायर प्लस 7x और माइनस आपके पास हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5x लीजिए, 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू आपके पास 0। हमने कहा 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0 के रूप में। अब सर्वप्रथम फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर a का मान दिया गया। सबसे पहले कंपेयर करते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है कि नहीं है। तो जहां आपके पास दिख क्या रहा है, a बराबर 9x दिख रहा है, 9 दिख रहा है, b बराबर आपके पास 5 दिख रहा है, c बराबर आपके पास 4 दिख रहा है। तो हमने कहा था अगर प्रश्न में a का मान दिया गया होगा, a का मान गुणा c वाले पद में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 चौक को 36। 36 का ऐसा अभाज्य फैक्टराइजेशन करिए कि गुणा करने के बाद 36 आए और घटाने के बाद हमारे पास कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, क्योंकि c का मान यहाँ पर माइनस दिख रहा है। हमने कहा 2 से काटा तो 18 दूना 36, फिर 2 से काटा 2 9 18,
3 से काटा, 3 त्रिक के 9, 3 एकम 3, तो हमने 2 दूना 4 हो गया और 3 त्रिक के 9 हो गया। 4 गुणे 9 करेंगे तो 9 चौक को 36 होगा और 9 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 5। तो हमने लिखा, इनको लिख सकते हैं 9x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ब्रैकेट में 9 में से 4 घटा रहे हैं, फिर यहाँ पर x हो जाएगा -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 9x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर 9x -4x इक्वल टू 0, हमारे पास कॉमन क्या हो जाएगा, 9x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x प्लस 1 हो जाएगा, -4 कॉमन होगा तो x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब और प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास 9x -4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आपके पास निकल के वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हमें शून्यक निकालना होगा तो आप एक एक वैल्यू को रखेंगे और 0 के बराबर करेंगे तो आपके पास शून्यक निकल कर आ जाएंगे, शून्यक निकल के आ जाएगा। आगे की तरफ, ठीक है, चलिए हम लोग आगे की क्लासेस में मिलेंगे क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों को भी निकलना है और सर को भी जाना है, तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।